नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी और स्वागत है आप सभी का इस अनोखे किताबी मेले में जिसका नाम है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 9। सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, आज इस प्रोग्राम का डे 7 हो चुका है। 6 सेशंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक एक इस प्रोग्राम का एक पड़ाव हम कंप्लीट करने जा रहे हैं आज। 21 डेज का ये प्रोग्राम है और आज 7th सेशन हम आपके सामने टेलीकास्ट कर रहे हैं। 6 सेशंस, 6 ऑथर्स और 6 बुक्स हम आपके सामने ला चुके हैं। बहुत सारी डिस्कशन हुई है, अलग-अलग टॉपिक्स पर बातचीत हुई है, ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई है, नोट्स बनाए गए हैं और बहुत कुछ हुआ है। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कैसा आपका रिस्पॉन्स है, किस तरह के आप कैसा आप इसको पसंद कर रहे हैं, किन चीज़ों में आप एग्री हैं, किन चीज़ों में आपका अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताते रहिएगा। सो शुरू करते हैं आज का सेशन भी। दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम का जो टॉपिक होने वाला है, डिस्कशन का जो टॉपिक होने वाला है, दैट इज़ पेरेंटिंग। पेरेंटिंग अपने आप में एक बहुत वास्ट टॉपिक है जिसके बारे में हम चाहे घंटों-घंटों बात कर सकते हैं, सेशन पे सेशन हो सकते हैं। इसके बारे में आपने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ भी देखे होंगे, बहुत सारे चैनल्स इस टॉपिक पर हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स इस टॉपिक के बारे में बातचीत करते हैं। उसी तरह से हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इस टॉपिक पर इस प्रोग्राम के माध्यम से हम थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन दे सकें। हर पर्सन की अपनी अलग पेरेंटिंग होती है, अपना पेरेंटिंग स्टाइल होता है, अपना अलग नज़रिया होता है। लेकिन उम्र के साथ-साथ पेरेंटिंग भी चेंज होती है। किस तरह से हम पेरेंटिंग कर सकते हैं, पेरेंटिंग को नर्चर कर सकते हैं, कैसे इसको चेंज कर सकते हैं, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं हमारे ऑथर से। दोस्तों, आज के सेशन में हमारे ऑथर ने अपनी बुक में एक बहुत ही बेहतरीन टैगलाइन लिखी है और वो टैगलाइन है कि पेरेंटिंग इंटेंशनल ना होकर के बहुत ज़्यादा माध्यम से होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सक्सेस की तरफ जो ले जाने वाली होती है वो होनी चाहिए। इसकी एक टैगलाइन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, दैट इज़ पेरेंटिंग एक्सीडेंटल ना होकर के इंटेंशनल होनी चाहिए। ये बहुत ही खूबसूरत लाइन है जो हमारे ऑथर ने अपनी बुक में लिखी है और ये जो लाइन है वो अपने आप में कंप्लीट कर देती है कि क्या कुछ होगा इस पूरी किताब में। सो जानते हैं हमारे आज के ऑथर से। इससे पहले कि हम उनसे बातचीत शुरू करें, उनका एक क्विक इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप उनके साथ इजीली कनेक्ट कर पाएँ। सो जो ऑथर आज हमसे जुड़ रहे हैं, ये एक पैशनेट एजुकेटर हैं, पेरेंटिंग गाइड हैं, जिन्होंने बच्चों की साइकोलॉजिकल और इमोशनल ग्रोथ को समझने के लिए गहरा रिसर्च वर्क किया है। अपने प्रोफेशनल और पर्सनल एक्सपीरियंस के माध्यम से इन्होंने किताब में मॉडर्न पेरेंटिंग चैलेंजेस को उठाया है। सो बिना देरी किए हुए मैं बुलाना चाहूंगी हमारे आज के ऑथर को, जिनका नाम है मिस्टर गजेंद्र सुखवाल जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार मैडम, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया मैम। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है सीज़न 9 में। थैंक यू सो अ, थैंक यू सो मच मैम। सर हम जानना और चाहेंगे मैं आप। मैं मैम मैं मैम आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरी किताब, मेरी कहानी जैसे मंच पर आपने मुझे याद किया और मुझे इनवाइट किया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सर, इस प्रोग्राम में बहुत सारे ऑथर्स आए हैं जिन्होंने अपनी बुक डिस्कस की है, अपनी राइटिंग जर्नी डिस्कस की है। तो आज हम आपकी राइटिंग जर्नी को समझने वाले हैं। आप बताने वाले हैं कि किस तरह से आपने इस किताब का सफ़र शुरू किया और इस टॉपिक पर आपने किताब को कंप्लीट किया। आपको कैसा लग रहा है इस प्रोग्राम से जुड़कर? पहले हम जानना चाहेंगे। मैम बहुत अच्छा लग रहा है और जिस तरीके से आप इस विषय के बारे में बात कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये विषय पहुँचे, ये किताब पहुँचे और आपके पास जो मंच है और आपके जो व्यूअर्स हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, इस विषय पे आपके मंच के ऊपर बात करते हुए। जी। सर, मैंने अभी आपका छोटा-सा इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? फैमिली बैकग्राउंड क्या है? और इस जर्नी में आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? मैं उदयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ और एक मिडिल क्लास फैमिली में मेरा पालन-पोषण हुआ है और माता-पिता ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है और जितना संभव हो सका एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन मेरी करवाई है। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से अपने मतलब जाने-अनजाने लेकिन जिस तरीके से वो मेरे से बात करते रहे विभिन्न विषयों के ऊपर, चाहे रिश्तेदारों के बारे में हो, समाज के बारे में हो, घर की और बाहर की छोटी-मोटी समस्याओं के बारे में हो, आज जब मैं उन सारी बातों को सोचता हूँ मैम, तो मुझे लगता है कि उन सारी बातों से मुझे कितनी सारी चीज़ें सीखने को मिली और हुँ। जाने-अनजाने मुझे उन्होंने इतना विभिन्न विषयों के ऊपर गाइड कर दिया, जो आज मैं समझ पा रहा हूँ कि कितना अहम था वो। बिल्कुल, बिल्कुल। गजेंद्र जी,
क्या आप शुरू से बुक्स पढ़ने का आपको शौक रहा है? आप रीडिंग और राइटिंग में इन्वॉल्व रहे हैं बचपन से ही या अभी कुछ समय से आपने इसमें कदम रखा है? नहीं मैम पढ़ने का और लिखने का मुझे शुरू से ही शौक है। मैं जब 17 16-17 साल का था, उससे पहले ही बचपन से मैं कॉमिक्स और किताबें तो पढ़ता ही रहा हूँ। मुझे कहानियों का और बचपन में कॉमिक्स वगैरह और काफ़ी मैं पढ़ता रहा हूँ न्यूज़पेपर वगैरह और हुँ, हुँ। 16-17 साल की उम्र से कुछ-कुछ थोड़ा लिखने में रुचि हुई मेरी। तो काफ़ी सारी बातें जब कहीं कुछ देखा, कहीं कुछ विचार आया, किसी कहानी को पढ़ के कुछ मन में विचार आए, तो मैं उसको किसी तरह से अपनी डायरी में लिखता रहा। कुछ कविताएँ लिखी, कुछ छोटे-मोटे पैराग्राफ्स लिखे, कुछ आर्टिकल्स लिखे कुछ कहानियाँ लिखी। तो हुँ, हुँ। धीरे-धीरे लिखने का शौक ये मेरा बढ़ता गया। लेकिन एक कंप्लीट मतलब इस तरीके से नहीं लिखा, वो मेरी डायरीज़ के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई है, लेकिन एक हुँ, किताब हुँ। के रूप में ये एक प्रथम प्रयास है मेरा। जी, जी। गजेंद्र जी जिस किताब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, इस किताब की जर्नी कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई? मैम काफ़ी सारी चीज़ों से मिल के इसकी नींव पड़ी है। आज जब मैं समाज में देखता हूँ, तो समाज में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन उसके साथ में बहुत सारी कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं, जैसे अकेलापन या भ्रष्टाचार हो गया या इस तरह की बहुत सारी बुराइयाँ जो हैं, वो समाज के अंदर अपन को देखने को मिलती है, जो आज से 50 या 60 साल पहले इस तरह की चीज़ें नहीं थी। बहुत जी। सारी जगह अपन ये सुनते हैं कि उन बच्चों ने वहाँ सुसाइड कर लिया, ये 8 साल, 9 साल, 10, 12 साल के बच्चे डिप्रेशन में हैं, एंग्ज़ायटी हो रही है उनको। हुँ, जब मैं हुँ। सारी इन तरह की चीज़ों को देखता हूँ, तो मुझे ये लगता है कि ये सोसाइटी इस तरह से क्यों बनती जा रही है और क्या कारण है कि आज का बच्चा और जब मैं 50 साल पहले वाले बच्चे का और उसका वातावरण देखता हूँ, तो उसमें काफ़ी चीज़ें मुझे अंतर नज़र आती है। और हुँ। जब इन चीज़ों के ऊपर और गौर करके इनके डीप में अपन जाएँगे तो लगेगा कि कहीं न कहीं बच्चे की जो नींव पड़ती है, जो शुरुआत होती है वहीं से उसका भाई मेरा ऐसा मानना है कि 14-16 साल तक बच्चे को जिस तरह से प्रिपेयर होना होता है, वो उसका मेंटल और सारी चीज़ें प्रिपेयर तैयार हो जाता है वो। हुँ, तो हुँ। 14 साल तक के बच्चे को किस तरह से विचारधाराएँ मिल रही है, किस तरह से उसको अनुभव मिल रहे हैं, क्या देख रहा है ये बच्चा, इन सारी चीज़ों से बच्चे का डेवलपमेंट होता है। तो जी, कुल मिला के इन सारी चीज़ों की नींव में जाएँगे तो पता चलेगा कि बच्चों की पेरेंटिंग ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिससे एक व्यक्ति तैयार होता है और उसी व्यक्ति को मिला के एक समाज तैयार होता है। तो चाहे समाज में कोई बुराई है, उसके लिए भी अपन ज़िम्मेदार है और व्यक्ति के अंदर अगर कोई कमी रह पा रही है या किसी तरह से तो उसके लिए भी एक पेरेंट्स ही ज़िम्मेदार है, ऐसा मुझे मुझे लगता है। जी। तो और इसी रीज़न से, इसी सोच के ज़रिए आपने इस किताब की रचना की है। जी मैम, बहुत सारे विचार धीरे-धीरे इकट्ठा होते गए जब इन विषय के ऊपर, इन समस्याओं के ऊपर, अच्छाई और बुराइयों के ऊपर सोचते-सोचते जब बहुत सारी चीज़ इकट्ठा हो गई, तो इसको फिर क्रमबद्ध अपन ने करने की कोशिश की इसको। बिल्कुल। तो सर इस पूरी जर्नी में, इस पूरी राइटिंग जर्नी में किसने आपको मोटिवेट किया, ज किसने आपकी हेल्प की ताकि आप इस जर्नी को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएँ? मैम जैसा कि मैंने बताया कि लिखता तो मैं शुरू से रहा हूँ, मतलब 16-17 साल की उम्र से मैं थोड़ा बहुत लिखता ही रहा हूँ। हुँ, हुँ। लेकिन इस विषय के ऊपर जब चर्चा मेरी वाइफ़ के साथ में हुई स्वाति, मेरी वाइफ़ के साथ में जब उससे चर्चा हुई तो उसको ये काफ़ी बेसिकली वो भी एक एमए, बीएड है और चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर उसने काफ़ी पढ़ाई की हुई है। तो जब उसके साथ में इस विषय के ऊपर चर्चा हुई तो उसने बहुत सारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के ऊपर मेरा ध्यान आकर्षित किया कि बच्चों का साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट कौन-कौन से एस्पेक्ट और हो सकते हैं। हुँ, तो हुँ। एक चीज़ तो ये कि उसने मेरा कई सारे बिंदुओं के ऊपर ध्यान आकर्षण किया। उसके बाद में उसका ही सबसे बड़ा रोल है जो इस किताब को मैं कंप्लीट कर पाया हूँ और जल्दी से कंप्लीट कर पाया हूँ। जी। तो स्वाति मेरी वाइफ़ है जिसको मैं इसका बहुत सारा धन्यवाद भी उसका देना चाहूँगा उसको कि ये इसको कंप्लीट करने में उसका बहुत बड़ा रोल रहा है। ओके। सो दोस्तों अब समय आ गया है कि हम गजेंद्र जी की किताब के साथी से बातचीत करें। सो मैं इनवाइट करना चाहूँगी स्वाति को। हाँ सर। हाँ जी, नमस्ते स्वाति जी। स्वागत है स्वाति जी आपका इस प्रोग्राम में और हम गजेंद्र जी से बात कर रहे हैं, इनकी राइटिंग जर्नी के बारे में बातचीत कर रहे हैं और इनका कहना जी। है कि आपने काफ़ी हेल्प की है इनकी इस बुक को पूरा करने में, कंप्लीट करने में। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इस जर्नी को लेकर? जी मैम, इन्होंने जब बात करी कि भई मुझे इस तरह से बच्चों के बारे में जब मैं बच्चों को देखता हूँ तो मुझे आजकल के बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है।
तो हुँ। इन्होंने बोला कि अब मुझे बहुत दुःख होता है कि है ना बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है, कैसे अगली नेक्स्ट पीढ़ी कैसे बनेगी अपनी और आपका और मेरा जीवन जिस तरह से निकला है, उस तरह से आज के बच्चों का जीवन नहीं निकल पा रहा है, हो नहीं पा रहा है। तो फिर जी। इन्होंने बोला कि मुझे कुछ ऐसा कुछ करना है जिससे बच्चे और पेरेंट्स जो भी हैं जागरूक हो और अपनी आने वाली पीढ़ी को अच्छे से सँभाल सके, कुछ थोड़ा-सा अच्छा कर सके पीढ़ी के लिए। तो इस वजह से हम दोनों में बहुत सारी चर्चाएँ होती थी और हम दोनों बहुत सारी बातचीत भी करते थे। आपको क्या लगता है कि कौन-सा ऐसा पॉइंट है इस किताब का जो कि पेरेंट को मतलब समझना ही चाहिए, उसको पता होना चाहिए? कोई एक पॉइंट आप बताना चाहें तो? अ, सबसे पहले तो ये है कि पेरेंट्स अपने माता-पिता का कहना माने और माता-पिता के जो भी वो अच्छे-बुरे जो भी बात कहते हैं, उनको अच्छी तरह से समझें। हुँ, हुँ। ओके। मैम जी। आपने भी बच्चों की साइकोलॉजी पर काफ़ी कुछ पढ़ा है जैसा कि सर बता रहे हैं। आपका मैं नज़रिया जानना चाहूँगी, आपको क्या लगता है कि बच्चे आज के समय इतनी ज़्यादा टेंट्रम्स में, इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में या फिर बहुत ज़्यादा एंगर ज़ोन में रहते हैं, उसका क्या रीज़न है? एक रीज़न अगर मैं आपसे पूछूँ तो? मैम रीज़न तो सबसे बड़ा है इंटरनेट। क्योंकि ओके। आजकल के बच्चों के घर में टीवी और इंटरनेट इतना चलन में है और इतना बढ़ गया है और फैशन भी हो गया है कि हर घर में टीवी ना हो, तो वो घर नहीं होता है। बच्चों को हुँ, भी हुँ। लगता है कि टीवी होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए। तो बच्चे भी अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते जी, और जी। सबसे बड़ा रीज़न यही लगता है मैडम मुझे। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रीज़न यही हो सकता है जिस वज़ह से वो जो टाइम उनको अपने पेरेंट्स के साथ बिताना चाहिए, वो टाइम उनका मोबाइल जो है उसमें कंज़्यूम हो जाता है, जिस वज़ह से उनको समय नहीं मिल पाता है। जी। ओके, स्वाति जी इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू कोई मैसेज आप देना चाहेंगी गजेंद्र जी को? अ, बस ये इसी तरह इनके विचार सबको बताते रहें और अपने आने वाले समाज और पीढ़ी का अच्छा करते रहें। थैंक यू सो मच स्वाति जी, आप हमसे जुड़े और हमसे इतनी अच्छे से बातें करी। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। जी, सो गजेंद्र जी अब हम आपकी बुक के बारे में जानना चाहेंगे। आपने अपनी किताब में पेरेंट्स को क्या गाइडेंस दी है और इसको एक्सीडेंटल ना बना के हम इंटेंशनल कैसे बना सकते हैं, वो प्लीज़ बताइए? मैम ये जो किताब है पूरी पेरेंटिंग के ऊपर है और इस किताब के 2 भाग हैं। प्रथम भाग के अंदर अपन ने एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक कहानी को लिया है जिसमें 3 अलग-अलग कैडर के बच्चे हैं। अलग-अलग फैमिली बैकग्राउंड है उनका, उनकी शिक्षा का स्तर अलग-अलग है और उन तीनों को किस तरीके से स्ट्रगल करना रहता है, क्या-क्या उनको स्ट्रेस होते हैं, क्या-क्या उनको दिक्कतें आती हैं और किस तरह से अलग-अलग फाइनेंशियल बैकग्राउंड, अलग-अलग फैमिली बैकग्राउंड के मतलब अपन ये बताना चाह रहे थे कि भई हर कैडर के अंदर कोई मान हुँ, लो हुँ। बहुत पैसे वाला है, फाइनेंशियली वेरी गुड है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके बच्चे को इस तरह की चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ता या कोई बहुत गरीब है, तो उसको सामना नहीं करना पड़ता, ऐसा नहीं। हर कैडर के बच्चों को इन सारी चीज़ों से अलग-अलग चीज़ें हो सकती है, लेकिन कई जी। सारी चीज़ें हैं जिनका सामना उनको करना पड़ता है। तो किताब के 2 भाग हैं। प्रथम भाग में अपन ने 3 दोस्तों की कहानी के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि बच्चों को किस-किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्या-क्या स्ट्रगल्स होते हैं उनको, किस तरह की उनकी टेंशन्स होती हैं और किस तरह से उनके विचार डेवलप डेवलप होते हैं। तो किताब के प्रथम भाग में ये है और आधी किताब के अंदर जो है वो अभी वर्तमान में जो स्टडीज़ हैं, उनका अपन ने सहारा लिया हुआ है कि फैक्ट्स क्या हैं और किस तरह से अभी दिक्कतें जो हैं वो हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश की है हुँ, हुँ। और इसका समाधान क्या हो सकता है। तो इस तरह से इस पूरी किताब को अपन ने कंप्लीट किया है कि प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफ़ाई भी करें और उसका सॉल्यूशन भी अगर कुछ दे पाएँ। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि मैं किसी भी व्यक्ति को परफेक्ट पेरेंट बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहना सिर्फ़ इतना है कि जो 50 चीज़ें हैं, उनमें से कुछ चीज़ों के ऊपर मैं आपके व्यूअर्स का और प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान आकर्षण कर पाऊँ कि कहीं कुछ उनके जीवन में भी इसमें से कोई चीज़ छूट तो नहीं रही है। अगर छूट रही है, तो उसको ठीक से करने की कोशिश करें। तो इस तरह से एक बेहतर पेरेंट अपन तैयार कर सकते हैं। ऐसा। जी, बिल्कुल। दोस्तों आज हम जी, बात कर रहे हैं गजेंद्र जी से इनकी बुक के बारे में जो बुक है पेरेंटिंग टॉपिक पर बेस्ड है
और पेरेंटिंग के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आप बच्चों का किस तरह से भरण-पोषण, लालन-पालन कर सकते हैं, कैसे आप उनको बड़ा करेंगे, किस तरह से क्या बुनियाद होनी चाहिए, क्या फाउंडेशन होनी चाहिए, जिस पर उनका पूरा भविष्य टिका हुआ है। किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए पेरेंट्स को ताकि वो बच्चे आगे जाकर के एक सक्सेसफुल पेरेंट बने, एक सक्सेसफुल पर्सन बने। गजेंद्र जी, आपने अभी बताया कि बहुत सारी नीड्स जो होती हैं वो बच्चों की पेरेंट पूरी करते हैं। मैं एक सबसे जी, इम्पोर्टेंट नीड की बात करूँगी जो कि है इमोशनल नीड, जो कि जी। आज के टाइम में हर पर्सन में उस चीज़ की कमी है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बच्चा हो। एक पेरेंट अपने बच्चों की इमोशनल नीड को कैसे आइडेंटिफाई करे? मैम, किसी बच्चे की इमोशनल नीड के अलावा भी जितनी भी तरह की नीड्स हो सकती हैं और ख़ास तौर से आप जो इमोशनल नीड की बात कर रहे हैं, आपको या किसी भी व्यक्ति को स्पेशलिस्ट होने की या कोई शिक्षाविद होने की या किसी विषय के ऊपर एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत छोटे से के अंदर इस बात को कहूँगा कि आपको सिर्फ़ आपके बच्चे के साथ में रहना है, जागरूकता के साथ रहना है, प्रेज़ेंस में रहना है। मानता हूँ कि आज के समय में भी घंटा, आधा घंटा, डेढ़ घंटा समय पेरेंट्स जो हैं बच्चों को देते हैं। लेकिन हुँ, वो 1 डेढ़ घंटा जो देते हैं वो भी एक बिल्कुल टारगेट बेस्ड हो जाता है। टारगेट बेस्ड किस तरह से कि जैसे इस आधे घंटे के अंदर पढ़ाई की बात होगी, हाँ भैया तुम्हारे स्कूल में क्या हुआ, ये हुआ, क्या होमवर्क है, इस तरह की बात होती है। अब एक छोटा-सा चीज़ अपन देखते हैं कि जैसे मैं अपने दोस्त के साथ में बात करूँगा, तो 20-30% फॉर्मल बात होगी, बाकी हुँ, इनफॉर्मल बेकार की बात, साधारण बात, मज़े की बात, इस तरह से बात होगी। लेकिन अभी जितना अपन को देखने को मिल रहा है, वो बिल्कुल प्रोफ़ेशनल तरीके से बातचीत होती है और एकदम टारगेट बेस्ड बातचीत होती है। तो मेरा सिर्फ़ ये कहना है कि नीड समझने के लिए आपको कोई स्पेशलिस्ट होने की ज़रूरत नहीं, आप जागरूकता के साथ बच्चे के साथ रहिए, उनके साथ समय बिताइए। एक और चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा-सा कहना चाहूँगा, जैसा कि अभी स्वाति जी ने ज़िक्र किया कि स्क्रीन के ऊपर बहुत ज़्यादा समय जो है वो बच्चा व्यतीत कर रहा है। तो क्या है कि बच्चा मोबाइल में या टीवी में जो भी देखता है, उससे उसको हुँ, कुछ खुशी मिलती है, कुछ आनंद मिलता है, कुछ नई चीज़ें देखता है, तो शरीर में, दिमाग में अलग तरीके के केमिकल होते हैं। तो हुँ, उसको वहाँ पे आनंद मिलता है। तो क्या वो आनंद आप बच्चे को दे सकते हैं? मतलब आपके साथ बच्चा बात करे तो उसको उतनी खुशी मिल हुँ, सकती है क्या कि जितना वो हुँ, मोबाइल से उसको खुशी मिल रही है? या मोबाइल में कोई सीरियल देख रहा है या कोई जो भी कंटेंट देख रहा है वो, उसको जी। जो खुशी मिल रही है, आप बच्चे के साथ में रह के वो खुशी अगर उपलब्ध कराएँगे तो मेरी गारंटी है मैम कि बच्चे का स्क्रीन टाइम कम हो जाएगा, बच्चा टीवी देखना छोड़ेगा, बच्चा मोबाइल देखना छोड़ेगा। तो आपसे या अपन से वो चीज़ ना मिल पा रही है, इस वज़ह से ज़्यादा से ज़्यादा समय वो अ, स्क्रीन पे जा रहा है बच्चा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि हम अगर बच्चों के साथ समय नहीं बिताएँगे तो बच्चे उस वो जो उनकी इच्छा है, वो जो उनकी नीड है, उसको पूरा करने के लिए वो कोई और किसी और माध्यम से उसको कंप्लीट करेंगे। तो इससे अच्छा कंप्लीट है कि पेरेंट अगर उसका माध्यम बन जाए, तो आपके बीच का बॉन्ड भी बहुत मजबूत होगा। एग्ज़ैक्टली मैम, एग्ज़ैक्टली। जी, आपने स्क्रीन टाइम की बात की थी अभी कि स्क्रीन टाइम जी, बच्चों का बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं बहुत जी। सिंपल वे में आपसे पूछना चाहूँगी और आप इसका सिंपल सॉल्यूशन दें हमारे ऑडियंस को तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि स्क्रीन टाइम को कम कैसे किया जाए? बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है। कैसे कम करें स्क्रीन टाइम को? जैसा कि अपन ने ज़िक्र किया मैम कि अ, आपने अगर बच्चे को वो खुशी और वो ज्ञान, वो चीज़ें देने की कोशिश की, आपने उसके साथ समय बिताया और मैं बार-बार ये बोल रहा हूँ जागरूकता के साथ। सिर्फ़ आपका वहाँ उपस्थित होना ज़रूरी नहीं है। आपका मन से और आपका बिल्कुल लगाव के साथ में बच्चे के साथ आप रहेंगे और वो सारी चीज़ें हुँ, उसको दे पाएँगे तो निश्चित तौर पे उसका स्क्रीन टाइम कम होगा। मुझे पता नहीं कितने पेरेंट्स ऐसे होंगे, जो बच्चे को हुँ, सोते समय कहानी सुनाते होंगे या कितने पेरेंट्स हुँ, ऐसे होंगे जो कोई जोक या कोई हँसी-मज़ाक की बात करते होंगे। तो बच्चे को सोने से पहले या शाम को जब साथ में बैठे हैं, आप कहानी सुनाइए। आप उसके साथ समय बिताइए, कोई आनंद की बात कीजिए, हँसी-मज़ाक की बात कीजिए, अपने फ्रेंड्स की बात कीजिए। अपने फ्रेंड्स की बात उसके साथ कीजिए, उनके फ्रेंड्स की बात भी आप सुनिए। तो हुँ, एक जागरूकता के साथ बच्चे के साथ समय बिताने से निश्चित तौर पे स्क्रीन टाइम कम होगा, फ़ोर्सफुली ये नहीं हो सकता है। दूसरी चीज़ आप चाहें तो फिर हालाँकि ये फ़ोर्सफुली हो जाएगा, आप स्क्रीन फ़ास्ट स्क्रीन फ़ास्ट मतलब ये है कि मतलब इस
इतनी बजे से लेके उतनी बजे तक या शाम को 6 से लेके सुबह 6 तक या शाम को 6 से लेके मैं 9 बजे तक इन स्क्रीन से दूर रहूँगा। इसके एवज़ में चाहे तो मैं कोई एक्टिविटी फिज़िकल एक्टिविटी हो, खेलना हो, कूदना हो, एक्सरसाइज़ हो, ये चीज़ कर सकते हैं या फिर हुँ, पेरेंट्स के साथ में फैमिली में जो भी हैं, उनसे बात कर सकते हैं। फिर भी मैं कहूँगा कि ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ये फिर भी फ़ोर्सफुली हो गया। फ़ोर्सफुली कैसे कि आपको एकदम से वो स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि मेरे को 6 से 9 तक आपको बच्चे को मोबाइल नहीं देना है या कोई भी स्क्रीन के सामने नहीं जाना है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ ये हुँ, हुँ। फ़ोर्सफुली हो जाएगा। आप इस तरह से आप समय बिताएँ उसके साथ में और आज के समय में थोड़ा दिक्कत भी ऐसी है कि फादर-मदर दोनों जॉब में हैं। जितनी बात मैं बोल रहा हुँ, हूँ उतना समय निकाल पाएँ, ना निकाल पाएँ, दोनों साथ में ना भी निकाल पाएँ, तो कम से कम जी। कभी 1 घंटा माता साथ में रह गई, 1 घंटा पिताजी साथ में रह गए, कभी संभव हुआ तो दोनों साथ में रह गए। तो आप समय देंगे तो बच्चे का स्क्रीन छूटेगा, पक्की बात है मैम। एब्सोल्युटली। दोस्तों जी, आपका क्या कहना है, आपका क्या विचार है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम कैसे कम किया जाए? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल आंसर आप इसमें दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं कि बच्चों के स्क्रीन टाइम को कम कैसे किया जाए? क्या टेक्निक अपनानी चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है कि हर पेरेंट को इसका सॉल्यूशन चाहिए कि कैसे बच्चों का स्क्रीन टाइम हम कम करें, उनका ये डिस्ट्रैक्शन जो है वो कम करें ताकि उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय हम बिता सकें। जी, गजेंद्र जी मैं मैं एक मैं इसमें और जोड़ना चाहूँगा। एक मैम हमारी संस्था है, जो हमारा ग्रुप है, वो हम एक्टिविटी कर रहे हैं एक, जिससे कि बच्चे का कुछ समय बुक के अंदर निकले। मेरा ये मानना है कि आप किताब पढ़ेंगे तो किताब के अंदर और मोबाइल देखने के अंदर, मान लो एक कहानी मैं मोबाइल में देख रहा हूँ और एक कहानी मैं किताब में पढ़ रहा हूँ, दोनों में बहुत अंतर है, ऐसा मेरे को लगता है। तो इस एक्टिविटी को करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि उदयपुर जहाँ मैं रहता हूँ, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर 10,000 बुक्स जो हैं 5th क्लास के बच्चों को फ्री में उपलब्ध करवाते हैं, जिसमें थोड़े जोक्स होते हैं, थोड़ा वेदों से ज्ञान होता है, थोड़ी कहानी होती है। हमारी कोशिश ये है महीने में एक बुक उनको दी जाती है जिसमें अच्छा। 10 के करीब पेज हैं। तो हुँ, हुँ। हमारी कोशिश ये है, उसमें कुछ पहेलियाँ भी होती है प्लस आपको क्विज़ वगैरह इस तरह से होते हैं जिसका जवाब आपको वापस हमें देना है। तो हुँ, हुँ। कोशिश ये है कि चाहे उस किताब को पढ़ने में बच्चे को 2 घंटा का समय लगा पूरे महीने के अंदर। तो मेरा ये कॉन्ट्रिब्यूशन रहा कि मैंने आपके बच्चे को 2 घंटे स्क्रीन से दूर रखा और किताब के साथ जोड़ने की मेरी जो है वो कोशिश की मैंने। हुँ, तो इस तरह हुँ। की और भी एक्टिविटी हम छोटे-छोटे रूप में करते हैं। तो जी, जी। जी, ज़रूरी है इस तरह की एक्टिविटीज़ जैसे कि बच्चों की जब समर के वैकेशंस होते हैं, तो उसमें कई बार हम लोग बच्चों को मैगज़ीन लाके देते हैं या फिर पहले हम जो कॉमिक्स पढ़ते थे, जिसके थ्रू बच्चे चित्र भी देख रहे हैं, उसके टेक्स्ट भी पढ़ रहे हैं और बहुत रिलेट कर पाते थे। तो एक जी, क्रिएटिविटी बढ़ती है बच्चे की। जी। अच्छा एक और मैं उसमें जोड़ना चाहूँगा मैम हाँ कि जी। आप देखिएगा कि सपोज़ मोबाइल के अंदर कोई कंटेंट देख रहा है, स्टोरी ही देख रहा है, कुछ भी। तो उसमें बच्चे का दिमाग का मूड चेंज जो है, मूड स्विंग जिसको अपन बोलें, तो हुँ, मूड हुँ। स्विंग जो है बड़ी तेज़ी से होता है। 1 सेकंड के हाँ, अंदर उसका एकदम से हैप्पीनेस हो जाएगा, 1 सेकंड में उसका डिप्रेशन हो जाएगा, इस तरह से। लेकिन आप किताब पढ़ेंगे तो स्थिरता आएगी, कंसंट्रेशन बनेगा और मेंटल स्टेबिलिटी उसमें रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है मोबाइल या टीवी कंपेयर टू बुक। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। गजेंद्र जी, जी कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं जो हर पेरेंट अपनी पेरेंटिंग में करता है। मोस्टली पेरेंट्स करते हैं पेरेंटिंग में। कुछ ऐसी जी। कॉमन मैं गलतियाँ आपसे जानना चाहूँगी, ऐसी मिस्टेक्स जानना चाहूँगी जो हर पेरेंट अपनी पेरेंटिंग के दौरान कर रहा है और जिस वज़ह से उसको वो रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा जो कि वो एक्सपेक्ट करता है। ऐसी कौन-सी 3 कॉमन गलतियाँ होंगी? मैम बहुत सारी गलतियों के ऊपर अपन बात कर सकते हैं, लेकिन मैं तुरंत बोलूँ तो मुझे जो सबसे बड़ा एक अभी के बच्चों में लगता है, अभी के पेरेंट्स में जो लगता है कि दूसरों के सेट किए हुए बेंचमार्क के ऊपर अ, उन्होंने अपना स्केल सेट कर दिया। मतलब किसी और ने 99% बनाए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हुँ, अब आपके लिए 99% का लक्ष्य हो गया। मैम कोई भी हुँ, हुँ, बच्चा 10th तक जो पढ़ता है, जनरली 6 विषय होते हैं इंग्लिश, हिंदी, गणित, विज्ञान, सोशल और तो हो सकता है उन 6 विषयों के अंदर मैं 99% ना ला पाऊँ। मेरी हुँ, इंटरेस्ट हो सकता है कि पेंटिंग के अंदर हो सकता है मुझे गायन के अंदर इंटरेस्ट हो सकता है किसी और चीज़ के हुँ, अंदर हो। तो किसी और के सेट किए हुए बेंचमार्क के ऊपर आप अपना स्केल सेट करने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी गलती है मैम। अपने बच्चों के साथ रहेंगे तो उनको पता चलेगा कि मेरा बच्चा किस चीज़ में एवरेज है, किस चीज़ में बेटर है, इसको जिसको और बेहतर ये कर सकता है।
उसके लिए भी आपको समय बिताना पड़ेगा उसके साथ में। सिर्फ़ आप जो चीज़ें हो रखी है कि आईआईटी करना है, जेईई करना है, इधर जाना है, ये उसमें मतलब ये एक बहुत बड़ा गड़बड़ है। तो इसको इसको ठीक करना चाहिए हमें। क्योंकि जी, मेरा ये मानना है कि भगवान ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं, चाहे वो इंसान हो जानवर हो, पेड़-पौधे हों, हर चीज़ में, हर व्यक्ति में कुछ विशेषताएँ और अलग विशेषताएँ। तो हर व्यक्ति की विशेषता अलग है, तो आप सेम किसी और ने 95, 96, 99% बनाए हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है कि मैं भी वो सेम स्केल को कर पाऊँ? ये ज़रूरी नहीं है। जी, तो इस वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वो उस स्केल के चक्कर में उनका खुद का डेवलपमेंट रह जाता है, उनकी जो एक्टिविटी जो भगवान ने उनको दे के भेजी, वो छूट जाती है। तो एक तो जी, मुझे ये दिक्कत लगती है। दूसरा फिर वापस वही बोलूँगा मैं बच्चों को समय नहीं दे पाना। मैं बार-बार एक ही बात बोलता हूँ, ज़्यादा टेक्निक, ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत हुँ, नहीं है, बच्चों को समय आप दीजिए। और तीसरा मुझे यूँ लगता है कि माता-पिता का भी फ़ोकस आज के ज़माने में जिस तरीके से मेरे को लगता है, करियर, पैसा इस इन दोनों चीज़ों के ऊपर है। एक हुँ, हुँ, संपूर्ण व्यक्ति बनाना चाहिए, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि तन, मन, आत्मा और दिमाग, ये 4 अलग-अलग चीज़ें हैं। अगली बार मौका मिला मैम और आपने इनवाइट किया तो अगली किताब के बारे में अपन बात करेंगे जो इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर है। तो जी, आज के पेरेंट्स जो हैं वो सिर्फ़ फाइनेंशियल और स्मार्ट बना मतलब दिमाग और स्मार्ट बनाना चाह रहे हैं बच्चों को, कि बच्चे का दिमाग बहुत अच्छा हो जाए, इसका करियर इस तरह से हो जाए कि इंजीनियर बन जाए या डॉक्टर बन जाए या इस तरह से कुछ बन जाए ताकि इसका जीवन आराम से चलता रहे और वो जीवन चलने का मतलब क्या, उनके दिमाग में जीवन चलने का मतलब अच्छे से कमाई हो जाए और ये इसका वाइफ़ और इसके बच्चों के साथ में आराम से ज़िंदगी बसर कर सके। बेशक ये बहुत ज़रूरी है। मैं जी, ये नहीं कहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसके साथ-साथ वो समाज के लिए क्या कॉन्ट्रिब्यूट कर पाएगा, उसकी सोशल वैल्यूज़ क्या है, वो खुद के बारे में और समाज के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में क्या विचार रख रहा है, कैसे विचार रखने चाहिए, पुराने अनुभवों से सीख के किस तरह से अपन समाज में या किसी रिश्तेदारों में या अपनी फैमिली के अंदर किस तरह से गलतियाँ हुई है, तो उनको अपन सुधार इन सारी चीज़ें कहीं न कहीं छूट जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। मैं ज़रूर ये कह रहा हूँ कि हाँ, इन करियर के ऊपर और ये सब ध्यान देना ज़रूरी है समय के हिसाब से, लेकिन हुँ, फिर भी इतने सारे जो और चीज़ें छूट रही है, आत्मा छूट रही है, मन छूट रहा है आपका, इन सारों को पोषण कैसे मिलेगा? तो एब्सोल्युटली ये करियर अपनी जगह है, मनी अपनी जगह है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्योंकि हम करियर मनी किसके लिए बना रहे हैं? हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं ये सब तैयारी। लेकिन अगर बिल्कुल, हम उन बच्चों को अगर हम समझ नहीं पा रहे हैं या फिर उनको हम मेंटल पीस नहीं दे पा रहे हैं, तो ये मटेरियल देने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। कोई फ़ायदा नहीं होगा, राइट, जी। बिल्कुल सही। गजल जी आगे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पेरेंटिंग जो होती है वो हर स्टेप पर अलग-अलग रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर कोई बहुत जी, छोटा बच्चा है उसके समय अलग तरह की पेरेंटिंग होती है। फिर जब वो थोड़ा बड़ा होता है, 12-13 साल का है, टीनेज में जा रहा है तो पेरेंटिंग थोड़ी चेंज हो जाती है। जब वो एडल्ट हो गया तब पेरेंटिंग चेंज हो जाती है। पेरेंटिंग का जॉब जो है वो लाइफ टाइम चलता है एक पेरेंट चलता के लिए, है। माता-पिता के लिए। जी, आपको क्या लगता है कि किस तरह से हमें चेंजेस लाने चाहिए? जैसे-जैसे बच्चा बढ़ रहा है, वैसे-वैसे क्या-क्या चेंजेस हमें मेंटली एक पेरेंट को मेंटली लाने चाहिए कि वो उसको सही ग्रोथ दे सके? जी मैम। जैसा कि अभी मैंने ज़िक्र किया मैम कि मैं एक व्यक्ति को 4 एस्पेक्ट पे देखता हूँ, हुँ, शारीरिक, मानसिक उसकी आत्मा और उसका दिमाग मतलब मन। तो आपने अगर क्योंकि आपकी उम्र 30, 35 या 40 साल आप पार कर चुके हैं, यानी कि आज अभी जो बच्चा जिन स्थितियों से गुज़र रहा है, आपने वो सारी चीज़ें देखी हुई है। हुँ, बेशक कुछ न कुछ नई चीज़ें ज़रूर होगी, लेकिन एक व्यक्ति के तौर पे वो सारी चीज़ें आप फेस कर चुके हैं, उन चीज़ों से गुज़र चुके हैं, तो निश्चित तौर पे उस बच्चे की उम्र में उसको 14 साल या 12-10 साल के अंदर जो अनुभव है और जो चीज़ें फेस कर रहा है, वो आप कर चुके हैं। हुँ, लेकिन दिक्कत क्या होगी अगर आप उससे बात नहीं करेंगे, उसके साथ बैठेंगे नहीं, उसकी चीज़ों को, उसके स्ट्रगल को, उसकी समस्याओं को, उसकी उलझनों को समझेंगे नहीं, उसके हुँ, अकेलेपन में उसके साथ नहीं होंगे, तो कुछ भी नहीं कर पाएँगे। और हर साल में मैं कह रहा हूँ हर दिन के अंदर बच्चे की समस्या अलग है। बच्चा हुँ, 1 दिन का है, उसकी दिक्कत अलग है, बच्चा 10 साल का हो गया, उसकी दिक्कत अलग है, 6 साल का हो, उसकी दिक्कत अलग है। लेकिन जी, चूँकि आप इन सारे दौर से गुज़र चुके हैं, तो हर चीज़ का समाधान आपके पास मौजूद है, बशर्ते कि उस समस्या आपको ध्यान हो। अगर ध्यान ही नहीं होगा,
आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये किस फ़ेज़ पे स्ट्रगल कर रहा है, तो फिर उसका समाधान नहीं कर पाएँगे। तो आपको बच्चे के साथ में रहना है, उसको समझना है, उसके मन को पोषण देना है, शरीर को पोषण देना है। सबसे पहले आप ध्यान रखें कि उसका फ़िज़िक्स उसकी ठीक हो, है ना? शारीरिक रूप से अच्छा हो, स्वस्थ शरीर रहेगा, तो स्वस्थ मन रहेगा। तो इसलिए मेरा सभी पेरेंट्स से कहना है कि किसी न किसी तरीके से समय निकाल के ज़िंदगी की भाग-दौड़ इसी तरह से चलती रहेगी, लेकिन किसी न किसी तरीके से समय निकाल के, चाहे सुबह निकालें, शाम को निकालें, लेकिन कम से कम आधा घंटा अपने बच्चों के साथ में एक्सरसाइज़ करें। चाहे हुँ, बाग में चले जाएँ घूमने, वहाँ पे एक्सरसाइज़ करें या इस तरह से करके समय भी साथ मतलब आपने उसके शरीर को पोषण देने की कोशिश की। आप जी, खिला-पिला के भी पोषण देते हैं, इस तरह से शारीरिक फिज़िकल एक्टिविटी करके भी उसको पोषण देते हैं, उससे बात करके उसको सोशल जागरूक उसको करते हैं। जी। तो ये है तो आप उससे बिल्कुल, बात करेंगे तो उसकी हर स्ट्रगल हर दिक्कत आपके सामने आती जाएगी और चूँकि आप एक्सपीरियंस्ड हैं ऑलरेडी, आपको हुँ, सबका समाधान पता है। हुँ। बशर्ते आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप जानेंगे नहीं कि दिक्कत क्या है तो उसका समाधान नहीं कर पाएँगे। तो फिर वही बात मैं बोल रहा हूँ कि आप समय बिताइए, बात कीजिए। समय बिताना होगा। जी, जी। जी। गजेंद्र जी, आज के समय में एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस प्रेशर हर चीज़ का ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हम बड़ों में ही बहुत ज़्यादा है, तो बच्चों में तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है क्योंकि वो इसी इसी एरा के अंदर जन्म हुआ है उनका और वो इसी में पल-भर रहे हैं। तो जो एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट ही इस तरह का हो चुका है। जी। आपको क्या लगता है कि क्या बच्चों में जो स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी, जो एंगर ये सब नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं, ये जी, सारी चीज़ें का जो ज़िम्मेदार है, वो कहीं न कहीं पेरेंट खुद है? डेफ़िनिटली मैम। और जैसा जैसा कि मैंने कहा कि एक व्यक्ति से मिलके एक समाज बनता है, तो इसी तरीके से एक-एक व्यक्ति करके ये सारा अपना सोसाइटी बनी हुई है, अपन चाहे भारत की बात करें या दुनिया की बात करें। एक-एक व्यक्ति से मिलके और ये पूरा समाज बना हुआ है अपना। मैं समाज जब बोलता हूँ, तो मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। तो बिल्कुल। अभी क्या है कि मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें हैं, मज़ा करने के लिए मैं बहुत उसको खुल के नहीं बोलूँगा, लेकिन मज़ा करने के लिए मैं कुछ चीज़ कर रहा हूँ और उस चीज़ को मैंने एक 6 साल के बच्चे के सामने रखा। अब 6 साल का बच्चा जो मोबाइल या टीवी या सीरियल के अंदर देखता है, तो बच्चे उस 6 साल के बच्चे में फ़िल्टर करने की इतनी ताकत नहीं होती है कि मेरे लिए क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें उसके दिमाग में चलती हुई चली जाती हैं। चाहे अपन फाइनेंशियल बात करें कि यार मुझे तो बहुत पैसा कमाना है या मेरे को 99% लाने हैं या मुझे उस स्थान उस लेवल के ऊपर पहुँचना है। ज़रूर पहुँचना चाहिए इतना अपने जीवन का उद्देश्य रखना चाहिए, बेशक। लेकिन बैलेंस्ड ऐसा नहीं हो कि आप एक ही तरफ आपने अपने को सिर्फ़ स्मार्ट बनाने के अंदर आपने वो कोशिश कर ली, तो आपकी शांति चली जाएगी, आपका शरीर चला जाएगा, आपका मन खुश नहीं रहेगा। तो बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए और बैलेंस्ड अप्रोच किस तरह से हो सकती है, ये माता-पिता उनको गाइड कर सकते हैं हमें। जहाँ पे एब्सोल्युटली। थोड़ा-सा उसको उसको आपको लगा कि ये थोड़ा-सा स्ट्रेस या टेंशन ले रहा है कि यार मेरे को ये काम करना ही करना है, ज़रूर करना चाहिए। जीवन में इतना संकल्प और इतना उद्देश्य होना भी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो कि उसके लिए आप अपना सब कुछ न्यौछावर कर दें। जीवन में हर हुँ, चीज़ बैलेंस में रहे तो ज़्यादा बेहतर है। बस ये कहना है राइट। सो बैलेंस्ड पेरेंटिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बच्चों पेरेंटिंग को कुछ प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो उसके साथ-साथ में उसकी इम्पोर्टेंस भी बताएँ, ताकि उसको एक तरह से वो अर्न करे और उसको उसकी इम्पोर्टेंस पता हो कि एक्चुअल में ये चीज़ इस रीज़न से मुझे मिल रही है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। गजन जी, एजुकेशन सिस्टम के बारे में जानना चाहूँगी कि आज का पेरेंट तो कंपैरिज़न करते हैं, मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि पेरेंट आपस में कंपैरिज़न करते हैं कि बच्चों को लेकर के और उनमें जो मेंटल पीस जो है वो धीरे-धीरे कम होने लग जाता है। जी, एजुकेशन सिस्टम में जो टीचर्स होते हैं, स्कूल में टीचर्स हो गए, वो टीचर्स भी नंबर्स को लेके मान लीजिए या बिहेवियर को लेके मान लीजिए, बच्चों में कंपैरिज़न करते हैं और उनको एक-दूसरे से सुपीरियर बताते हैं। तो जो बच्चा कम है, अपने आप को डाउन फील करता है, और इस रीज़न से वो अपने आप को डाउन फ़ील करने की वज़ह से एक पिछड़ा हुआ बच्चा भी समझने लग जाता है। आपको जी। क्या लगता है कि एक विद्यार्थी में, एक स्टूडेंट में कैसे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस को एक टीचर डेवलप कर सकता है? क्या करना चाहिए? मैम इसमें इससे पहले तो ये कहना चाहूँगा मैं कि जी, मुझे माफ़ करना शिक्षाविदों, लेकिन वर्तमान जो शिक्षा सिस्टम है,
वो मैम बिल्कुल भी मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ़ एक बेहतर नौकर बनाने के लिए, एक बेहतर व्यक्ति बनाने के लिए नहीं, ऐसा मेरे को लगता है। ज़रूर इस जी। विषय पे कभी और बात रहेगी तो मैं इस पे डिटेल में बात कर सकता हूँ कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। लेकिन मेरा हुँ, ये गहरा मानना है कि अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है, वो सिर्फ़ एक अच्छा नौकर, अच्छा इंजीनियर, अच्छा डॉक्टर ओ वही अच्छा नौकर बनाने के लिए, अच्छा हुँ, व्यक्ति हुँ। बनाने के लिए नहीं है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हम इसके लिए भी एक्टिविटी करते हैं मैम। हम स्कूल में टीचर्स को किस तरीके से जैसे आपने एक विषय बोला कि कंपैरिज़न अ, करने वाली हाँ, जो बात है ना? तो इसके लिए भी हम स्कूलों में जाके और एक्टिविटी करते हैं, टीचर से बात करते हैं कि क हर व्यक्ति अलग है, तो कंपैरिज़न संभव ही नहीं है। हर व्यक्ति का अपना है। सपोज़ कोई बच्चा जो है वो मैथ्स में 99% ला रहा है, तो कोई हिंदी के अंदर बहुत अच्छा कर रहा है, तो हर व्यक्ति का अलग-अलग है। तो कंपेयर तो पॉसिबल ही नहीं है मैम, कंपैरिज़न नहीं कर सकते अपन, नहीं करना चाहिए और दोनों स्तर के ऊपर जैसा कि आपने टीचिंग के लिए बात की, तो टीचर्स लेवल के ऊपर भी बहुत सारी अभी तो गवर्नमेंट ने हालाँकि शुरू की है बहुत सारी एक्टिविटी जो मोटिवेशनल और उनके स्ट्रेस को कम कर पाए, ऐसी कुछ एक्टिविटी गवर्नमेंट ने शुरू की है। तो स्कूलों में अभी ये शुरू होने लगा है। तो अ, टीचर्स को कुछ और पेरेंटिंग के मतलब पेरेंट्स के साथ-साथ टीचर को भी निश्चित तौर पे इसके ऊपर कुछ गतिविधियाँ करके, कुछ गाइडेंस करके, कुछ और बुक्स देके, कुछ और हुँ, मैं ये हुँ। नहीं कह रहा हूँ कि उनमें नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं बार-बार ये कहता हूँ कि कुछ चीज़ें छूट जाती है, जाने-अनजाने। तो उसके ऊपर ध्यान टीचर्स को दिलाना अपना फर्ज़ है। और मुझे जी, लगता है कि टीचर्स को ये भी देखना चाहिए कि बच्चे के अंदर क्या क्या गुण है जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है उसके लिए, किस चीज़ में वो बिल्कुल, आगे है। अगर उसी में वो उसको प्रोत्साहित करे, उसको मोटिवेट करे आगे बढ़ने के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई 90% या 99% लेकर के स्कॉलर ही बने, कोई पर्सन म्यूजिशियन भी बन सकता है, कोई चित्रकार भी बन सकता है। तो अपनी खूबियों के हिसाब से बच्चों को ट्रीट किया जाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। गजेंद्र जी अब मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी आपसे कि एक पेरेंटिंग में सबसे बड़ा बदलाव आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? पेरेंटिंग में मैं जैसा कि मैंने पीछे कई बार ज़िक्र किया है, मेरा सिर्फ़ ये कहना है, जो अगली बुक में फिर अपन ज़िक्र करेंगे लेकिन अगली बुक में इस पे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ सभी माता-पिता से कि अगर भगवान ने आपको 24 घंटे की जगह 20 घंटे का दिन ही दिया होता या 21 घंटे का दिन ही दिया होता, तो क्या हुँ, होता? तो अभी आप सारा जो जीवन है अपना सुबह 6 बजे उठ के आप काम कर रहे हैं, आपके काम को सम्मान करता हूँ मैं, आपके जितने भी आप मेहनत कर रहे हैं, उसका सम्मान करता हूँ। लेकिन मैं वही कि बैलेंस्ड होना चाहिए। आप एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ आपकी खराब हो रही है अगर मैं 1 करोड़ रुपए का पैकेज पाने के लिए मैं 16 घंटे काम कर रहा हूँ, लेकिन उस 1 करोड़ रुपए को प्राप्त करने के लिए मैं बच्चों के दिमाग से, बच्चों के स्वास्थ्य को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, तो फिर ये बैलेंस नहीं हुआ। तो एक ही तरफ फ़ोकस हो गया। तो मेरा निवेदन एक ही है कि आप ये मान के चलिए कि काम करने के लिए आपके पास और आपके लिए आपके पास में 21 घंटे हैं, 20 घंटे हैं या 22 घंटे जो भी आप तय कर सकें। लेकिन ये 2-3 घंटे अपनी फैमिली के साथ में चाहे आपके माता-पिता हैं, चाहे बच्चे हैं, उनके साथ बिताइए, उनके अलावा कुछ भी नहीं है। और तभी जाके सब चीज़ें बैलेंस होएगी और खुशी मिलेगी, आनंद आएगा और मैं कह रहा हूँ कि आप ज़्यादा कमा पाएँगे, ज़्यादा काम कर पाएँगे। एब्सोल्यूटली बिल्कुल जी, ठीक कह रहे हैं आप। जब हम फैमिली को साथ लेकर के चलते हैं तो उससे जो हमें खुशी मिलती है और जो एनर्जी मिलती है, वो हमारे काम में भी रिफ्लेक्ट होती है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ओके, सो गजेंद्र जी अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ आ चुके हैं जिसे हमने नाम दिया है ऑथर्स कॉर्नर। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूँगी क्विकली, आप उसका क्विकली आंसर देंगे। तो हम शुरू करें? श्योर, श्योर। जी, ज़रूर। मेरा पहला सवाल है आपसे, आपके लिए सच्ची खुशी क्या है? परिवार की खुशी, मेरे लिए सच्ची खुशी परिवार की खुशी है मैम। ओके, आपके हिसाब से सच्चा मित्र कौन होता है? सच्चा मित्र जो मेरी बात को समझ सके और मैं उसकी बात को समझ सकूँगा। आपकी ज़िंदगी का वो दौर जिसे आप दोबारा से जीना चाहेंगे? मेरी ज़िंदगी का दौर सेम मैम 10th तक या 12th तक की जो पढ़ाई की, वो जो समय निकला है, बेहतरीन समय रहा है और मेरे माता-पिता बहुत ज़्यादा शिक्षा उन्होंने नहीं ली, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मुझे रखा, जिस तरीके से पालन-पोषण किया मेरा,
तो घर की तरफ से भी बहुत बेहतरीन था, हमारे स्कूल की तरफ से भी बहुत बेहतरीन था और आस-पास और वातावरण के हिसाब से बहुत ब बढ़िया था। तो मेरी ज़िंदगी का अभी तक जो समय निकला है, नो डाउट हर दिन अच्छा है, आज भी अच्छा है, लेकिन जो आपने दोबारा जीने वाली बात कही तो मैं वो समय हाँ। ज़रूर अगर भगवान वही वरदान देगा मुझे तो मुझे ज़रूर लग माँगूँगा। मुझे लगता है कि हम सभी की लाइफ का वो जो स्कूल का जो समय था, जी, जो आज के बच्चे हैं उनकी बात नहीं हो रही, जो हमारे समय के बच्चे हैं, उनका जो बिल्कुल। स्कूल का समय रहा है, वो उनका एनवायरनमेंट, उनके घर का जो एनवायरनमेंट था, वो मेरे ख्याल से सबका बेहतरीन रहा है, जिस बे वजह से बे हमें बे जो बेहतरीन। फाउंडेशन मिली है, वो अपने आप में बहुत एक तरह का हमारे लिए खाती है, एक तरह से हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करती है आगे। राइट, राइट मैम, राइट। ओके, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट में एक ऐसा समाज बने जिसमें सौहार्द हो, प्रेम हो, भरोसा हो और अपनापन हो। और इसको बनाने के लिए ये छोटा-सा प्रयास एक है, इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटी और कर रहे हैं हम, लेकिन जैसे ये जो प्रयास है, वो समाज को बेहतर बनाने की तरफ ही एक कदम है। इसको लोग पढ़ेंगे, इसकी बात को समझने की कोशिश करेंगे और उनके जीवन में से जो चीज़ छूट रही है, शायद इस किताब में से कुछ मिल जाए। एब्सोल्युटली। सो गजेंद्र जी, ये सेक्शन यहीं पर फिनिश होता है। आगे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी बुक अगर आज हम परचेज़ करते हैं, तो क्या कोई डिस्काउंट हमें मिल सकता है इस बुक पर? मैम मेरी मेरी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस किताब को लोग पढ़ें, मेरे विचारों को समझने की कोशिश करें और इसके अंदर जो कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, उनको अपने हुँ, जीवन हुँ। में उतारने की कोशिश करें तो मुझे बड़ी खुशी होगी और आज की जैसा कि आपने कहा, तो इस पे अपन 25% डिस्काउंट करते हैं अगर आज इसको कोई परचेज़ करके इस किताब के विचारों को अंगीकार करना चाहे तो। दोस्तों, 25% डिस्काउंट। अगर आप गजेंद्र जी की बुक को परचेज़ करते हैं आज, तो इसकी एमआरपी पर 25% का डिस्काउंट है। तो इस बुक का जो अमेज़न लिंक है, वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में। आप वहाँ जाकर के इस पर क्लिक कीजिए और इस बुक को परचेज़ कीजिए। इसकी हार्ड कॉपी खरीदिए। आप पढ़ सकते हैं, अपनी फैमिली मेंबर्स को पढ़ाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। ये बहुत ज़रूरी है, पेरेंटिंग विषय पर जब कोई किताब आती है या कोई कंटेंट आता है, तो फैमिली को मिलकर उसको देखना चाहिए ताकि सभी लोग अपने-अपने रोल को समझ सकें और कहीं न कहीं से उन चीज़ों को लेके अपनी लाइफ़ में अप्लाई कर सकें। और अपने रिव्यूज़ देना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हर ऑथर के लिए रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। उसके लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। जी। सो गजेंद्र जी, एनी कॉन्टैक्ट डिटेल जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें? मैम जी। स्क्रीन पर आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ चुकी हैं। जी। फ्रेंड्स, अगर आप गजेंद्र जी से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल हमने आपके साथ शेयर की है स्क्रीन पर। कमेंट सेक्शन में भी हम इसको रखेंगे, तो आप वहाँ से इसको नोट करके इनसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। गजेंद्र जी, एनी बुक जो आप रिकमेंड करना चाहें हमारी ऑडियंस को, जिससे वो लाइफ में ग्रो कर सके, पढ़ सके उसको? एनी बुक? मैम मैं अभी तो जिस विषय के ऊपर हम बात कर रहे हैं, मेरा सभी से निवेदन है कि अगर आप पेरेंट्स हैं या पेरेंट्स बनने वाले हैं या किसी भी स्थिति में इस किताब को आप ज़रूर पढ़िए, एन एक्सीडेंटल पेरेंट्स को। ज़रूर आपको इस किताब में कुछ न कुछ बिंदु ऐसा मिलेगा जो आपको लगेगा कि इसको मेरे जीवन में उतारना चाहिए। तो अभी आज की तारीख में मैं सभी आपके व्यूअर्स से यही निवेदन करूँगा, एन एक्सीडेंटल पेरेंट्स को एक बार ज़रूर पढ़ें आप। जी। ओके। गजेंद्र जी, एनी फ्यूचर प्लान्स रिगार्डिंग योर राइटिंग? किसी और बुक प्रोजेक्ट पे आप अभी काम कर रहे हैं? डेफ़िनेटली मैम। जैसा कि बीच में मैंने ज़िक्र किया था कि ये जो 2 ढाई घंटे की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगली जो किताब है जो नेक्स्ट इसके बाद में हुँ, नाम हुँ। अभी नहीं रिवील करता हूँ मैं, लेकिन वो किताब है कि किस तरीके से 3 घंटे अपनी फ़ैमिली के साथ बिता के अपनी फ़ैमिली की दुनिया बदल सकते हैं आप। और उसके लिए क्या-क्या एक्टिविटी पॉसिबल है और क्या चीज़ें पॉसिबल है। तो इंतज़ार कीजिए, जल्दी आपके सामने हाज़िर होएगी। डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली सर, हम वेट करेंगे इस बुक का, और आपकी ये जो बुक भी अभी आ गई है, उस पर भी आपको बहुत-बहुत हम बधाई भी देते हैं। सर, एनी लास्ट मैसेज बिफोर यू लीव, कुछ आप कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को जाने से पहले? अगेन मैम एक बार फिर से मैं वही बात करूँगा कि आप अपने फैमिली के साथ में समय बिताएँ। आपके समय बिताने से उनका जीवन परिवर्तन हो जाएगा, वो समाज के एक बेहतरीन व्यक्ति बन पाएँगे और बेहतरीन समाज का निर्माण कर पाएँगे। तो आप अपनी फैमिली के साथ में समय ज़रूर बिताइए। एब्सोल्युटली। गजेंद्र जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपकी नेक्स्ट बुक थैंक पर यू भी सो हम मच। दोबारा डिस्कशन रखना चाहेंगे। सो थैंक यू ज़रूर, सो ज़रूर। मच। थैंक यू।
थैंक यू सो मच। सो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन डे 7 हमने कंप्लीट किया गजेंद्र सर के साथ, जिन्होंने पेरेंटिंग पर हमें बहुत सारे टिप्स दिए हैं। इन्होंने बताया कि आप अपनी पेरेंटिंग को आज के पेरेंट्स जो कंफ्यूज हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं, इस पेरेंटिंग के जो अपने कर्तव्य को है वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं अच्छी तरह से, उन लोगों के लिए इन्होंने बहुत सारे टिप्स देने की कोशिश की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इन टिप्स को, इन स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करेंगे और कहीं न कहीं अपनी लाइफ में चेंज ज़रूर लेके आएँगे। मिलते हैं आपसे कल एक और नए ऑथर के साथ, एक और नई बुक के साथ। अगर आज का सेशन, आज की कन्वर्सेशन आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और जिन लोगों को इस कन्वर्सेशन की ज़रूरत है, उनके साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। सुपर पावर ऑथर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके पास सभी नोटिफ़िकेशंस आएँगे हमारे आने वाले अदर इवेंट्स के भी। सो मिलते हैं आपसे कल दोबारा एक नए ऑथर के साथ, एक नई बुक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ये है मेरी किताब मेरी कहानी सीज़न 9, जिसमें हर किताब के पीछे है एक कहानी और हर कहानी होती है एक प्रेरणा। धन्यवाद।